हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ है, इसको स्टार्टिंग से समझते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली क्या 700 बीसी में क्या हुआ था कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे, थैलस द मिलेटस। ठीक, उन्होंने क्या किया, एक एम्बर नाम का मटेरियल था, उसकी एक रॉड थी, वो सडनली क्या हो गया, कैट की फर पे जो क्या हो गई, रब हो गई ऐसे करके। ठीक है, जब वो रब हुई तो उन्होंने देखा कि वो जो है लाइट ऑब्जेक्ट्स को क्या करना शुरू कर गई, अट्रैक्ट करना शुरू कर। जैसे हमने वो कॉम वाला एक्सपेरिमेंट किया कि जब कॉम को ड्राई एयर पे रब करते हैं, फिर उसके बाद वो लाइट पेपर को क्या करने लग जाती है, अट्रैक्ट करने लग जाती है। तो सेम चीज़ वहाँ पे उनके साथ हुई। जब जैसे ही वो एम्बर की रॉड कैट के फर पे रब हुई काफ़ी देर तक, उसके बाद जैसे ही वो लाइट ऑब्जेक्ट्स के पेपर्स के उसको पास लेके गए तो वो अट्रैक्शन शुरू हो गया उसमें। ठीक है, तो हुआ क्या कि भाई उन्होंने बोला कि भाई एम्बर को क्या बोलते थे उस टाइम ग्रीक में, एम्बर जो मटेरियल होता है उसको ग्रीक में बोलते थे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो उन्होंने बोला कि भाई जो ये एम्बर मटेरियल था उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो भी इसमें चार्ज प्रॉपर्टी क्रिएट हुई है वो किसकी वजह से क्रिएट हुई है, इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिएट हुई है। तो काफ़ी टाइम तक सिर्फ यही वहाँ पे चलता रहा कि मिसकंसेप्शन कि भाई सिर्फ एम्बर के मटेरियल में ही ये सारी प्रॉपर्टी शो होती हैं। लेकिन 1600 ईयर में क्या हुआ, 1600 ईयर में क्या हुआ, डॉक्टर गिलबर्ट नाम के एक व्यक्ति हुए जिन्होंने जो है ये बताया कि सिर्फ एम्बर मटेरियल नहीं, और भी जो मटेरियल हमारे पास हैं, जैसे जो प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, सीलिंग वैक्स हो गया, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, जो है ये प्रॉपर्टी शो करते हैं जैसा एम्बर मटेरियल शो कर रहा था, कि उनको भी अगर कैट के फर पे रब किया जाए तो वो भी क्या कर रहे हैं, लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर रहे थे। ठीक, तो इसका मतलब कि सिर्फ एम्बर मटेरियल की ही ये प्रॉपर्टी नहीं थी, कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से वो सारे मटेरियल भी ऐसा बिहेवियर शो कर रहे थे। हाँ, अगर सिर्फ एम्बर मटेरियल ही वो चीज़ शो करता तो हम बोलते कि हाँ भाई इसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, बाकी किसी के पास नहीं है। लेकिन जब बाकी मटेरियल्स ने भी ये सारी प्रॉपर्टी शो करना शुरू किया तो वहाँ पे समझा गया कि नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ हम ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी शो हो रही थी, ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो भी हो रहा था, ये किसकी वजह से हो रहा था, फ्रिक्शन की वजह से हो रहा था। फ्रिक्शन हो रहा था ना, कि भाई उस पर रब कर रहे थे तो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा था। इसलिए जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, अब ट्रांसफर ऑफ चार्ज को तो इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इसीलिए इसको बोला गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला गया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसलिए बोला गया क्योंकि ये फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रही थी, जनरेट हो रही थी। ठीक, अब क्योंकि जो हमारे चार्ज होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं इन एन एटम, ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हमें समझना है, देखो बेटा, कि जो हम 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में, इसमें चार्ज के बारे में जो हम पढ़ेंगे तो चार्ज की 3 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन जिसमें चार्ज रुका हुआ होगा, चार्ज एट रेस्ट, स्पीड 0। दूसरी कंडीशन जिसमें चार्ज कांस्टेंट स्पीड से हमारा मूव कर रहा हो, और तीसरी कंडीशन जिसमें चार्ज की स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, वो क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। जब चार्ज हमारा 0 पे स्पीड पे होगा तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। सिर्फ कौन सी फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इसी कंडीशन पे बेस है। यानी इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे यूनिट में जो हमारा चार्ज है वो किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, और सिर्फ कौन सी फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि हमारा चार्ज यहाँ पे रेस्ट पे है, इसीलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रो, मीन्स इलेक्ट्रॉन से आया चार्ज के लिए, ठीक है, एंड स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। ठीक, आगे आने वाले चैप्टर में जब ये मूव करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में कौन सी फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे तब, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और जब वो एक्सेलरेट करेगा तो वो क्या जनरेट करेगा, रेडिएशंस जनरेट करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा, रेडिएशंस जनरेट करेगा। ठीक,
तो अभी फिलहाल हमें जो है फोकस करना है वो चार्ज एट रेस्ट पे करना है, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पे करना है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम इसी वजह से यहाँ पे दिया गया था। ठीक, चलिए, तो जब ये हमें कंडीशंस पता चलेगी भाई फ्रिक्शन की वजह से मटेरियल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो इसके ऊपर बहुत सी थ्योरीज बनाई गई। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है हमारे पास, दैट इज मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी, इसको मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है कि भाई जो हमारे मटेरियल होते हैं, जैसे जो पीरियोडिक टेबल में मटेरियल हैं, वो अपनी नॉर्मल स्टेट में क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब समझ रहे हो कि उनके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, मान लीजिए हम कार्बन की बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, ठीक है, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 6, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6, न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 6। अब न्यूट्रॉन इज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है, तो यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हमें बात करनी है सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। ठीक, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। अभी देखो दोनों का क्वांटिटी क्या है, बराबर है, और चार्ज की वैल्यू भी बराबर होती है। कितनी होती है दोनों पे चार्ज, दोनों पे चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। प्रोटॉन के केस में प्लस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के केस में माइनस हो जाता है, सिर्फ इतना फर्क होता है। तो देखो इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया ना। ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरी ने बोला कि आइडियल कंडीशन में जो हमारा मटेरियल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जो उसकी नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, या फिर क्या हो रहा है, जो भी उसके अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी है, वो कैसे डिसाइड होगी, वो डिसाइड होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सपोज किसी मटेरियल में नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। ठीक, तो वो मटेरियल कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक, अगर किसी मटेरियल में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन कम हो गया, यानी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक, और अगर दोनों बराबर हो गए तो वो हो जाएगा न्यूट्रल, वो हो जाएगा न्यूट्रल। तो यहाँ से बेसिकली हम, अच्छा न्यूट्रल एक कंडीशन होती है, ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली हमें टाइप ऑफ चार्जेस पता चले, दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। टाइप ऑफ चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया गया, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया था पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, तो उनके नाम पे एक चार्ज की यूनिट भी रखी है, अभी पढ़ेंगे आगे जाके इसी लेक्चर, इसी वीडियो में। ठीक, तो देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट कैसे हुआ होगा किसी मटेरियल में, आइडियली तो वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये हुआ है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिए कि प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं करेगा एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, न्यूक्लियर जो फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते ताकि जिससे कि न्यूक्लियस से जो प्रोटॉन निकल के बाहर आ जाए। तो जो भी हमारा मटेरियल में ट्रांसफर करेगा वो क्या करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ओनली इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट कैसे हुए, समझने वाली बात है। तो देखो कि भाई आइडियली तो दोनों बराबर थे। अगर एक मटेरियल ले लेता हूं मैं, सपोज कार्बन ही ले लेता हूं, तो प्रोटॉन अगर 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है, तो न्यूट्रल है। अब सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। कितने प्रोटॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 6, प्रोटॉन तो 6 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5। तो देखो एक प्रोटॉन ज़्यादा, तो इस पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, क्योंकि 1 प्रोटॉन ज़्यादा है। ठीक, सिमिलरली अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता तो प्रोटॉन में रहते 6 और इलेक्ट्रॉन में जाते 7, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो ये -1 नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो क्रिएट होगा, इट क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्रिएट होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर उससे इलेक्ट्रॉन एग्जिट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, तो अगर हम यहां से बात करें कि चार्ज बेसिकली होता क्या है, तो देखो जब नॉर्मल ये मटेरियल था, जैसे नॉर्मल एक मटेरियल ले लो पीरियोडिक टेबल से, उनको एक दूसरे के पास रख दो या उनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, ठीक है, तो उनमें कोई फोर्स
नहीं लगेगा, ठीक। लेकिन जैसे ही उनसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, उनके अंदर चार्ज आ गया, तो अब वो सर्टेन बिहेवियर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसमें फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, वो आपस में एक दूसरे को रिपल और अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, वो सर्टेन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या करना शुरू कर देंगे, शो करना शुरू कर देंगे, ठीक। अब चार्ज किस में होगा, मटेरियल में। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ऑफ अ मास, और वी कैन से ऑफ अ मटेरियल, जिसकी वजह से वो कुछ फिनोमिना शो करता है लाइक अट्रैक्शन, रिपल्शन और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ बिहेवियर शो करता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हमें बात समझ में आई कि चार्ज किस में होगा, मटेरियल में, ठीक। और जब चार्ज मटेरियल में होगा तो मतलब चार्ज बिना मटेरियल के एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ मास, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी हमने पढ़ा चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक, वो सब हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं हम इसको। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, मतलब इसमें एल्जेब्रिक एडिशन होगा, एल्जेब्रिक एडिशन होगा, ठीक है। और डिराइव्ड क्वांटिटी भी है, कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो आपने पढ़ा है कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, याद है कांस्टेंट रेट फ्लो के केस में, तो Q इज इक्वल टू IT। तो इसकी जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन ऑफ चार्ज, दैट इज I के लिए A भी यूज़ कर सकते हैं, I भी यूज़ कर सकते हैं, AT या फिर IT हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी भी है, ठीक। चलिए, तो यूनिट ऑफ चार्ज में सबसे बेसिक यूनिट जो इसकी स्टार्ट करते हैं हम, सबसे SI यूनिट। जो SI यूनिट ऑफ चार्ज की होती है वो होती है कूलम। देखो, सबसे पहले यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन थी, क्योंकि सबसे पहले क्या हमें समझ में आया कि भाई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से पहले से ही चार्ज क्रिएट हो रहा था, ठीक। अब क्योंकि हमें पता है कि भाई देखो ये फॉर्मूला बताओ, Q इज इक्वल टू NA। अब Q क्या होता है, अगर मुझे 1 कूलम का चार्ज क्रिएट करना होता वहाँ पे, तो देखो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ता, अपॉन E हो जाता, तो N इज इक्वल टू हो जाता 1 अपॉन 1.6 10 की पावर माइनस 19, दैट इज 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये आपने 10th में ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो, जब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तब 1 कूलम का चार्ज क्रिएट होगा। तो इससे बात हमें समझ में आया कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत छोटी यूनिट थी चार्ज की, तो हमें उससे कुछ बड़ी यूनिट चाहिए थी। तो हमने कौन सी यूनिट ली, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके बाद एक और यूनिट थी चार्ज की, दैट इज CGS यूनिट। CGS यूनिट ऑफ चार्ज थी ESU, इसको बोलते हैं स्टेट कूलम, ठीक। इलेक्ट्रिक CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU, ठीक है। और भी यूनिट होती है चार्ज की, जैसे एक और यूनिट ऑफ चार्ज होती है दैट इज EMU। EMU को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या फिर एब कूलम, इसको ABC भी लिख देते हैं शॉर्टकट में, एब कूलम। अब ये यूनिट आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में वो कोई भी यूनिट यूज़ कर सकता है, तो आपको इंटर कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या रिलेशन होता है इनके बीच में, तो 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 एब कूलम, ठीक। अब इनके अलावा और भी यूनिट होती है चार्ज की, जैसे जो है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। जो प्रैक्टिकली चार्ज की यूनिट यूज की जाती है दैट इज एम्पियर आर, AH। आपने देखा भी होगा, अपने घर पे अप्लायंसेज होंगे उसमें AH लिखा होता है, इन्वर्टर में लिखा होता है, इन्वर्टर के बॉक्स में बाहर से इतने AH का इन्वर्टर है, दैट इज एम्पियर आर, ठीक। अभी एम्पियर आर क्या होता है ध्यान से समझते हैं, ठीक है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT, ठीक है। अब जनरली I क्या होता है, एम्पियर, और T क्या होता है, सेकंड। अगर मेरे को सेकंड को R में कन्वर्ट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, R अपॉन 60 इंटू 60 करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 कूलम यहाँ पे, ठीक है। तो 1 एम्पियर R इज इक्वल टू हो जाएगा 3600 कूलम, ठीक। तो ये भी क्या होती है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज होती है एम्पियर आर, ठीक।
चलिए, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कुछ यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ी, कूलम, ESU, EMU एंड एम्पियर आर, ठीक है। दिस एम्पियर आर इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। नाउ नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट ऑफ चार्ज। ये यूज होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के केस में, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट क्या होती है, फेराडे, इसको फेराडे बोलते हैं, फेराडे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में मास लिबरेट होता है ना कैथोड एनोड से, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास को लिबरेट करने में जितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट चार्ज इज नोन एज 1 फेराड। 1 फेराड क्या होता है, द चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोड या मटेरियल। समझिए बात कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास को लिबरेट करने में जितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, 1 फेराड, ठीक है। तो इसको आप जो है निकाल भी सकते हो, हम डायरेक्टली लेते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होता है 96,500 सॉरी 1 फेराड इज इक्वल टू क्या होता है 96,500 कूलम, ठीक। आगे बात समझ में।